हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं गौरव भैया की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है Is Pakistan going to replace India in BRICS? I don't think so. क्या? वाई पीएम मोदी इज स्किपिंग द मीट। अच्छा जी, खैर ब्रिक्स से रिलेटेड मेरे ख्याल से मैंने तो फिलहाल कोई न्यूज़ सुनी नहीं है कि पाकिस्तान ने मतलब ऐसा कुछ शायद कुछ किया हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे चल रहे हैं कि और बहुत ये सारी तो चीज़ें हैं। इस तरह की कोई बड़ी न्यूज़ जो है पाकिस्तान के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। पर वीडियो को देखते हैं, देख उसके क्या बाद हम लोग साथ साथ बात करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर कर दें। ले। और अगर हमें कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो, हम दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। 2023 को पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप अच्छा, के लिए ब्रिक्स के ऑफिशियली लिए अप्लाई किया कर दिया। पाकिस्तान और ने। अब पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, इसका डिसीजन रशिया के हाथों में है, जो ही इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जरा एक बार पाकिस्तान के ज्वाइन करने की खबर से आप देखो रशिया का क्या रिएक्शन था। ये पोस्ट है उनके ऑफिशियल स्टेट मीडिया का और इसमें रशिया क्लियरली बहुत ही खुश नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके ही रहेगा। बट आखिर क्यों? ये पॉसिबल है कि इतनी कोई बड़ी मेहरबानी क्यों? दूसरी तरफ जरा इस इवेंट पर भी नजर डालिए कि पिछले ब्रिक्स समिट में उसमें ब्रिक्स का नाम ही पूरा का पूरा ये इन्हीं 5 कंट्रीज के नाम को लेके हुआ है। बहरहाल ये 5 कंट्रीज का अलग से गठजोड़ है, हो सकता है इसमें ऐड हो भी जाए और हो सकता है रशिया और चाइना दो ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है, फिलहाल अच्छे हैं। बट जिस तरह की सिचुएशन है, अगर सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन कंट्रीज के साथ में मिल बैठ के कुछ प्लान्स कर सके या उनके साथ मिल बैठ के कुछ, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग है ही नहीं। और अगर इंडिया मना करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वो ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर है तो उसके कहने के जाहिर सी बात है सारों का राजी होना जरूरी होता है। तो फिर अगर इंडिया मना करेगा तो कैसे ऐड होगा? हमारे मुझे ऐसा लगता है नहीं गए थे, उन्होंने स्किप कर दिया था। तो क्या उन्हें ब्रिक्स और उनके पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है जो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है? वेल, द ट्रूथ इज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम कुछ ही देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाकिस्तान की जरूरत ही आखिर ब्रिक्स में क्यों? क्योंकि ब्रिक्स यानी कि एक्रोनिम के हिसाब से ही 5 अपकमिंग सुपर पावर कंट्रीज, राइट? वेल, एक्चुअली में ब्रिक्स ग्रुप अब अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जिसका अनाउंसमेंट पिछले साल अगस्त में खुद पीएम मोदी जी ने किया था। 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस डेवलपमेंट में पोटेंशियली ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और पाकिस्तान को ऐड किया जाना है। लेकिन ताज्जुब की बात यहां पर यह है कि इंडिया के सबसे बड़े एलाय रशिया ने ऑफिशियली ये वेलकम पोस्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों बनाया, जबकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान वॉर में ओपनली रशिया के अगेंस्ट खड़ा था। एंड वेल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली दैट इज बिकॉज रशिया ये सब के बावजूद पाकिस्तान का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि 2014 में रशिया से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, एक मेजर गलती जो जैसे कहानी अनफोल्ड होगी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब पाकिस्तान के अलावा भी देयर इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अगर आप गौर करो जो भी नेशंस अभी ब्रिक्स में ऐड हो रहे हैं, उससे ब्रिक्स में डेमोक्रेटिक नेशंस का पलड़ा कम और ऑटोक्रेटिक नेशंस का पलड़ा भारी हो जाएगा, which is a major threat for a democratic nation like India। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि शायद अब टाइम आ गया है कि इंडिया ब्रिक्स समिट क्विट कर दे। ब्रिक्स समिट से इंडिया का बहुत फायदा भी होता है। सो क्या फिर भी अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना इंडिया के लिए द स्मार्टेस्ट डिसीजन होगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। ब्रिक्स। सो पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स एक्सपेंशन के लिए इन्हीं कंट्रीज को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया था। साथ ही यह स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि जो दूसरे देश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो भी अपने मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कर सकते हैं। चाइना को यहीं से अपना गेम खेलने का मौका मिल गया और उसके कहने पर रशिया में पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर मोहम्मद खालिद जमाली ने 23 नवंबर को ब्रिक्स मेंबर बनने का ऑफिशियल एप्लीकेशन दी। अब स्पेसिफिकली ये चाइना के लिए एक मास्टर स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से उसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए।
पहला ये कि वो इंडिया के समर्थक रशिया को इंडिया से अलग कर सके, और दूसरा ये कि उस पर ब्लेम भी ना आए। चाइना ये अच्छी तरीके से समझता है कि अगर वो खुद पाकिस्तान की मेंबरशिप प्रपोज करेगा तो इंडिया तुरंत वीटो कर देगा, और इसलिए चाइना ने रशिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया कि जो मेंबर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो बोल सकते हैं कि हमें ये बंदा इस मेंबर में नहीं चाहिए या कुछ इस तरीके से, अगर वो बोलेंगे तो फिर नहीं ऐड होगा। पर अब आता है दूसरा सवाल कि रशिया आखिर इतना मजबूर क्यों है कि चाइना के इन डर्टी पॉलिटिक्स में वो चाइना का साथ दे रहा है। रशिया का खुद का इसमें कोई से नहीं होगा, स्पेशली अपनी दोस्ती को बचाने के लिए इंडिया के साथ। वेल, रशिया और चाइना के रिलेशंस ना एक इंस्टेंट से समझते हैं। सो 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने थे। ओके, विंटर ओलंपिक। चाइना नहीं चाहता था कि बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान कोई इंटरनेशनल केओस क्रिएट हो, और यह दावा मार्च 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट का है कि रशिया ने चाइना के कहने पर बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पर कोई अटैक नहीं किया, और ओलंपिक्स खत्म होने के ठीक 4 दिन बाद 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब एक और एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। एक सीनियर रशियन टेक इन्वेस्टर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि आज की तारीख में चाइना रशिया को 5G इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इक्विपमेंट 4.2G के बराबर है, और ये बात रशिया खुद भी जानता है। लेकिन इसके बाद भी रशिया इस चीज को बस झेल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स का तो ये दावा है कि आज रशिया के एनुअल रेवेन्यू में 40% अकेला चाइना का ही कंट्रीब्यूशन है। सो क्लियरली रशिया और चाइना का रिलेशन जैसा दिखता है वैसा शायद है नहीं। ये दोस्ती प्यार की नहीं बल्कि यार, अगर चाइना की बात कीजिए, चाइना की दोस्ती किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के साथ है, वो भी अपने मकसद के लिए है। किसी भी कंट्री में वो जाते हैं ना तो अपने मकसद के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। चाहे जरूरी नहीं है कि वो उस कंट्री पे मतलब हुकूमत करना चाहते हैं या कुछ, वो उस कंट्री से अपना सारा पैसा लेके मतलब पैसा निकालना चाहते हैं उस कंट्री से, तो उनके लोगों से वो फायदा निकालते हैं। तो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। सारी मजबूरी शुरू हुई थी 2014 के रशिया के एक मेजर गलती से। सो मई 2014 की ये बात है। एक रशियन ऑयल कंपनी गैसप्रॉम और चाइनीज ऑयल कंपनी CNPC के बीच एक $400 बिलियन का पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट नाम का एक डील साइन होता है, और ये डिसाइड होता है कि आने वाले 30 सालों तक एनुअली 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस रशिया को चाइना को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ्लॉ यही था कि रशिया चाइना को हाफ प्राइस में गैस बेच रहा था। बिजनेस इनसाइडर के रिपोर्ट के अनुसार रशिया चाइना को $271.6 पर 1000 क्यूबिक मीटर्स रेट में नेचुरल गैस बेच रहा था, जबकि उसी दौरान रशिया वही गैस यूरोप को डबल प्राइस $481.7 में बेच रहा था। यानी कि ये साइबेरिया पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से चाइना के टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही साइन किया गया था। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी रशिया के ऊपर? वेल, ये मजबूरी 2014 से ही शुरू हुई थी रशियन क्रीमियन इन्वेजन से। रशिया के क्रीमिया इन्वेड करने के बाद से ही रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर इस कदर हो गई कि मार्च 2023 में एक रशियन ऑफिशियल ने खुद ही इस इक्वेशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। आज रशिया चाइना की रिसोर्स कॉलोनी बन चुका है, और जिस वजह से चाइना जैसे चाहे रशिया को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली यूज एंड थ्रो कर पा रहा है। लेकिन वहीं पर रशिया की इकोनॉमी को अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो प्रेडिक्शंस है कि इंडिया 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा, जिसका डायरेक्ट प्रॉफिट होगा इंडिया के ट्रेडिंग सेक्टर। बात करते हैं 2014 के रशियन क्रीमियन इन्वेजन में ऐसी क्या गलती हुई थी रशिया। 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का ही एक ऑटोनॉमस पार्ट था, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली क्रीमिया और यूक्रेन दोनों ही अनडिवाइडेड रशिया यानी कि USSR के पार्ट रहे थे, और इसीलिए रशिया उन पर अपना क्लेम करता था, जिसलिए ही रशिया ने 2014 में क्रीमिया को इन्वेड कर दिया। अब उस वक्त के डायनामिक्स को अगर शॉर्ट में समझे तो क्रीमिया की जनता कंप्लीटली एंटी रशिया थी, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी वो कंप्लीटली प्रो रशिया, जिस वजह से वहां के पब्लिक प्रोटेस्ट को दबाकर केवल कुछ ही दिनों के अंदर रशिया ने क्रीमिया को अनलॉफुली इन्वेड कर लिया। और यही थी रशिया की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि उसके इस ऑटोक्रेटिक मूव से वेस्टर्न पावर्स, जिनके साथ रशिया के रिलेशंस पहले से ही खट्टे मीठे थे, वो और भी ज्यादा खराब हो गए। इनफैक्ट मार्च 2014 में तो रशिया को डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप G8 से सस्पेंड कर दिया गया, और रशियन ऑयल बिजनेस ये G7 हो गया ना उसके बाद। रशिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था।
अब जब वेस्टर्न पावर्स ने रशिया को एक तरह से बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, तब रशिया के पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चाइना। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स देके बताया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल। अच्छा, चाइना की एक अच्छी भी बात है, जिस कंट्री को ना मतलब कोई भी वो- मुंह नहीं लगा रहा होता ना, चाइना उसके पास चाइना। भी चला जाता है उसकी हेल्प करने। हाँ। मतलब हेल्प करने से मतलब ये मतलब, चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना ना बिल्कुल वो होता है ना कि कोई मरी हुई मुर्गी बेच हाँ। रहा है या कोई मरी हुई चीज बेच रहा है, तो कोई बंदा नहीं लेना चाहता, कोई खराब चीज दे, खराब। चाइना वो भी उसमें भी कोई ना कोई फायदा फायदा देख निकाल के, लेगा, फायदा मतलब देख हाँ। के तो वो चीज ले लेता है। तो इसका हाल चाइना का यही है। है जहां पर क्लियरली ये दिख रहा है कि चाइना इज एब्सोल्युटली यूजिंग रशिया फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, और ये रशियन डिप्लोमैट्स भी एग्री करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स रिलेशन, क्योंकि दुनिया से बैर लेने के बाद उसके पास यही एक महज ऑप्शन बच के रह गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का भी केस ले लो। रशिया पर चाइनीज इन्फ्लुएंस की शुरुआत 2014 में हुई थी, जैसे हमने जाना। आखिर कैसे? ठीक उसी साल जून 2014 में ही पहली बार रशिया ने पाकिस्तान पर से आर्म सेल करने का बैन हटा दिया, और फिर ये आर्म सेल्स का बैन हटते ही रशिया और पाकिस्तान ने 4 Mi-35M हेवी अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील भी साइन कर ली। मतलब साफ है, चाइना खुद तो रशिया का बेनिफिट ले ही रहा है, लेकिन वो अपने एलाइज को भी, खासकर जिनके कॉमन एनिमीज हो, उनको भी इसका फायदा उठाने दे रहा है। एंड एट द एंड सभी जानते हैं चाइना डजंट इवन केयर अबाउट पाकिस्तान को फायदा पहुंचाकर वो अल्टीमेटली खुद का को फायदा फायदा। उठा रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस आज के तारीख में रशिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील्स में चाइनीज करेंसी यूज हो रही है, व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी प्रॉफिटेबल फॉर चाइना। जून 2023 में पहली बार रशिया ने 45,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पाकिस्तान को सेल किए, और ये ट्रेड कंप्लीटली चाइनीज करेंसी में। और फ्रेंड्स, इनके यही अनफॉर्चुनेट नेक्सस के बीच में कहीं ना कहीं इंडिया फंस रहा है। अब हमारे सामने ये कंडीशन है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया के पाकिस्तान कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते, तो इंडिया को शायद ब्रिक्स क्विट करना पड़ सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का एकदम क्रिस्टल क्लियर मानना है कि इंडिया को ब्रिक्स छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में रहते हुए इंडिया को 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं। दरअसल वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो अरविंद सुब्रमण्यन जी के अनुसार इंडिया को ब्रिक्स में रहते हुए 2 नुकसान हो रहे हैं, और उनमें से पहला है ब्रिक्स का चेंज होता पॉलिटिकल डायनामिक और एंटी वेस्ट टैग। दरअसल एज यू ऑल नो इट, ग्रुप एक्सपेंशन के पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के प्राइमरी मेंबर्स रहे। इन मेंबर्स में 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका है, जबकि बाकी के 2 मेंबर्स रशिया और चाइना में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यानी कि अगर इसे एक बैलेंस के स्केल में इमेजिन करें तो ब्रिक्स का पलड़ा अब तक डेमोक्रेसी की तरफ झुका हुआ था। लेकिन अभी के एक्सपेंशन में जिन 6 कंट्रीज ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना को शामिल किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि इसके बाद ग्रुप का बैलेंस क्लियरली ऑटोक्रेसी की ओर झुक जाएगा, क्योंकि इथियोपिया और अर्जेंटीना को छोड़कर ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, और अगर पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का नंबर सीधा क्लियर मेजॉरिटी बन जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन के बाद इंडिया के एक ऐसे ग्रुप का मेंबर होना जिसके मेजॉरिटी मेंबर्स नॉन डेमोक्रेटिक है, एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव और फ्यूटाइल बेट है। और वहीं ब्रिक्स को जनरल, वैसे अगर देखा जाए तो नाम की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है, नाम की। ऑन द अदर हैंड G7 ग्रुप्स का जवाब कहा जाता है, और देखा जाए तो G7 के सारे देश यूएसए, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में मीडिया G7 वर्सेस ब्रिक्स के कंपटीशन को डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसी पेंट करने लगे, और इंटरनेशनल अरीना में तो सारा गेम ऑप्टिक्स का ही तो है, और इसीलिए इंडिया वेरी ऑब्वियसली खुद को ऑटोक्रेसी ग्रुप में नहीं देखना चाहेगा। ऑल्सो रशिया, जो ऑलरेडी ग्रुप का मेंबर है लेकिन उस पर वेस्ट ने हेवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वैसे ही ईरान, जिस पर भी वेस्ट के हेवी सैंक्शंस है, वो भी अब इस ग्रुप का मेंबर बनने जा रहा है। और चाइना के एंटी वेस्ट मूव्स तो किसी से भी छुपे नहीं है, यानी ग्रुप के 3 बड़े मेंबर्स एंटी वेस्ट स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, जो कि इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट विद नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के लिए एक अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी, जो इंडिया कभी नहीं चाहेगा। अरविंद सुब्रमण्यम जी का दूसरा रीजन है इकोनॉमिक बर्डन। देखो, ब्रिक्स बना इसीलिए था क्योंकि उसके फाउंडिंग मेंबर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ तब काफी प्रॉमिसिंग थी। वहीं अगर न्यू मेंबर्स की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड ईरान टू सम एक्सटेंट तीनों ही एक वेल्दी देश है, लेकिन तीनों के वेल्थ का सोर्स है ऑयल।
बट Oil. आने वाले 20 से 30 सालों में वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज जीरो कार्बन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर चुके होंगे और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो रही होगी। इनफैक्ट इसी ट्रेंड को देखते हुए यूएस ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को पेट्रो रिच मिडिल ईस्ट से शिफ्ट करने का प्लान कर दिया। मतलब हाई चांसेस है कि इन नए ऐड होते देशों के वेल्थ का मेन रिसोर्स नियर फ्यूचर में मोस्टली यूजलेस हो जाए। लेकिन देखा जाए तो यूएई भी जो है तेल से हटके वो मतलब टूरिज्म पे और काफी ज्यादा काम कर रहा है बहुत और ज्यादा काम सऊदीया कर ने भी इस पे एक बहुत ज्यादा काम शुरू कर दिया है। तो आने वाला टाइम मेरे ख्याल से ऑयल से हट चुका है और अगर इनके लिए इंडिया भी। को छोड़कर ग्रुप के दो सबसे बड़े कंट्रीज चाइना और रशिया की बात की जाए तो उनका इकोनॉमिक फ्यूचर भी कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का इकोनॉमिक पावर हाउस है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनीज इंडस्ट्री की आउटपुट लगातार डिक्लाइन पर है। 2010 में जहां चाइना में इंडस्ट्री आउटपुट 15% प्लस थी, वहीं 2019 में ये घटकर सिर्फ 4.4% पर रह गई, जबकि 2019 तक लेकिन कोविड हाँ, swing में कोविड शुरू भी था नहीं ना। हुआ था। वहीं पर अगर रशिया को देखें अच्छा? तो उसके एनुअल बजट का 45% केवल ऑयल से आता है, लेकिन 2023 के पहले 9 महीने में ही रशियन ऑयल कंपनीज के रेवेन्यू में 41% 41% की गिरावट आई। यानी कि फ्यूचर में इंडिया ही ग्रुप की वो कंट्री रह जाएगी जो powerful हो। एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमें ही उस पूरे ग्रुप का इकोनॉमिक बर्डन उठाना पड़े, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। दरअसल ग्लोबल लेवल पर अगर देखोगे तो कुछ G20 प्रोमिनेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स है जैसे कि G7, ब्रिक्स और G20, लेकिन G7 फॉर एग्जांपल लगभग 50 सालों से G7 ही बना हाँ, हुआ है। वो पुराना ही है, इस बना हुआ ग्रुप है। में इतने लंबे से कोई नया मेंबर शामिल ही नहीं हुआ। और ब्रिक्स का क्या फ्यूचर हो सकता है ये तो हमने पहले डिस्कस ही कर लिया। अब इस कंडीशन में इंडिया, जिसने अभी अभी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे कि अफ्रीका जैसे एक पूरी तरह से निग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट को G20 का मेंबर बनवाना, इंडिया और यूरोप के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रपोजल को G21 हो गया ना ग्लोबल वो। बायोफ्यूल अलायंस का फॉर्मेशन। और इसीलिए यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया को ब्रिक्स पर ज्यादा फोकस ना करते हुए G20 पर ज्यादा G20 फोकस करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ऐसे कुछ लिमिटेड ग्रुप्स पर जहां पे इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या फिर इंडिया को ब्रिक्स में भी फोकस करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स लिखना। खैर यार, इस सारी सिचुएशन के बाद मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर तो चाइना और रशिया कोशिश करते भी हैं तो ऑलरेडी बहुत पुराना मेंबर है ब्रिक्स का इंडिया। तो इंडिया अपनी वही बात है, वीटो पावर यूज कर सकते हैं क्योंकि एक मेंबर के पास पावर होती है Power और होती है। इंडिया वैसे भी पावरफुल है बहुत और इस टाइम powerful पे है स्ट्रॉन्ग और है, strong है। मतलब स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, मतलब ये सारे इकोनॉमी वाइज ना इन चीज़ों के हिसाब से इंडिया इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया की बात सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। और Obviously इंडिया की सुनी जाएगी। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर ब्रिक्स छोड़ता भी है ना इंडिया, तो उसमें नुकसान बाकी कंट्रीज का है, ब्रिक्स का है, मतलब जो बाकी कंट्रीज तो होंगे। मुझे लगता है दोनों पे हाँ, मतलब ध्यान देना हाँ, चाहिए G20 नहीं G21 हो गया ना वो, तो उस बहरहाल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को ये ऐड करेंगे भी, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान पाकिस्तान के हालात बहुत ही सिचुएशंस खराब, में हाँ। नहीं है, क्योंकि यही बात करके ना यही बात सिर्फ अगर वो सामने रखे ना कि यार इस कंट्री को हम लोग ऐड किस चक्कर में करें, मतलब इसका हमें फायदा क्या है इसका हमें फायदा क्या है, तो भाई हम लोग पहले ही बाहर है। खैर आगे चल के ये पता चलेगा, जब इसकी कुछ चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या होता है। क्या होता है। तो बहरहाल आप लोगों का क्या ओपिनियन है लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर और बता अगर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।